नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ, एक अच्छी खबर, खुशखबरी लेकर आई हूँ। और वो क्या है, अपन हर संडे को एक मेगा क्लास लगाते हैं। और पीछे की क्लास में अपनों ने जो समास पार्ट 2 पढ़ा था, तो आने वाले संडे को अपन समास पार्ट 3 भी पढ़ने वाले हैं। और जो बचे हुए समास के भेद है, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, वहां पर दोनों के दोनों पूरे हो जाएंगे। परंतु नई खबर ये है कि वो क्लास जो आपको रोजाना संडे को 9 बजे मिलती थी, वो इस संडे को आपको 6 बजे ही मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक चीज और, जो लगातार आपकी मांग आ रही थी कि साइको की क्लास होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की क्लास होनी चाहिए, तो उससे संबंधित भी एक नया धमाका होने वाला है। कब? संडे 11 बजे। तो संडे 11 बजे टाइम टेबल लॉन्च करेंगे फिर से। उसमें पुराना जो टाइम टेबल है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव मिलेगा, परंतु साथ साथ नई क्लासेस भी मिलेगी आपको, शिक्षण विधियों से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित। और बढ़ते हैं अपन आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो क्रिया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके पास जाने से पहले देखते हैं वही 2 शब्द। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली की। और पारिभाषिक शब्दावली में आज आपके समक्ष शब्द है एड हॉक। एक शब्द है एड हॉक। इसे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एड हॉक। क्या होता है? यदि शब्द मीन देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसका मतलब हिंदी में होता है तदर्थ। तदर्थ कहते हैं। अब ये तदर्थ क्या होता है? सामान्यतः जो हिंदी नहीं पढ़ते उनको ये चीज भी समझ में नहीं आती। आप थोड़ा सा राजनीति की तरफ जाइए। आपने राजनीति विज्ञान में ऐसे कुछ शब्द पढ़े होंगे कि तदर्थ न्यायाधीश, मतलब इस प्रकार से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये है क्या? मान लीजिए कि ये न्यायालय है और इसमें कुल 4 न्यायाधीश नियुक्त है। 4 न्यायाधीश नियुक्त है, परंतु 4 से काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा, यहां पर एक और होना चाहिए। तो उस एक और की नियुक्ति कर दी जाती है। वो जो नियुक्ति की गई है या जो एक्स्ट्रा नियुक्ति है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? अपन तदर्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये अगर बाद में कभी समझ में नहीं आए तो आप लिख भी सकते हो। तदर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है एक्स्ट्रा नियुक्ति। एक्स्ट्रा नियुक्ति को ही क्या कहते हैं? तदर्थ कहते हैं। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, एड हॉक। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ। तो दूसरा शब्द इसी से मिलता जुलता आपके समक्ष ये है, एडहेसिव। एडहेसिव इसे अपन किस रूप में लिख सकते हैं? एडहेसिव इस रूप में अपन लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आसंजक। अब फिर समझ आ गई, आसंजक क्या होता है? सामान्यतः जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है, चिपकाने वाला पदार्थ, उसे अपन आसंजक कह सकते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो गोंद हो। अब सामान्यतः अपन क्या कह देते हैं कि नहीं, चिपकाने वाले को फेविकोल, गोंद ऐसे कहते हैं। जी नहीं। फेविकोल शब्द की यदि अपन बात करें तो फेविकोल एक ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है। ये वो पदार्थ के लिए नहीं प्रयोग में लिया जाता। जो चिपकाने वाले पदार्थ को फेविकोल नहीं कहते। फेविकोल ये चिपकने वाला पदार्थ बनाने वाला ब्रांड है। ठीक है, तो जो पदार्थ होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? जिस प्रकार से इसको अपन और अच्छे से समझे तो गंध शब्द होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? इसके आगे सू लगाते हैं तो अच्छी वाली गंध हो जाती है, और दुर उपसर्ग लगा देते हैं तो बुरी वाली हो जाती है। सामान्यतः गंध को ही दुर्गंध मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। गंध तो सामान्यतः मूल शब्द आता है, उसके आगे गंध अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है, उसको अपन उपसर्गों से व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से चिपकने वाले पदार्थ के लिए मूल शब्द तो आसंजक ही होता है, अपन एडहेसिव ही उसे बोलेंगे। परंतु यदि इस प्रकार का नाम आता है तो वो ये नहीं है कि चिपकाने वाला है। ये फेविकोल क्या है? एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, तो 2 शब्द देखिए, एडहॉक और एडहेसिव। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी शब्द आपके समक्ष कौन कौन से हैं? एक शब्द है चड़स।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्या होता है? कुएं में से पानी निकालते हैं, तो पानी निकालने के समय काम में लिया जाने वाला जो चमड़े का पात्र होता है, चमड़े का पात्र, वही क्या कहलाता है? चड़स कहलाता है। अब सामान्यतः पुस्तकों में यूं भी लिखा हुआ मिलता है कि कुएं में से सिंचाई के लिए जब अपन पानी निकालते हैं तो वो जो पात्र होता है चमड़े का बना हुआ, उसे भी अपन क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। तो सामान्यतः सिंचाई के लिए तो पाइप वगैरह काम में ले लिए जाते हैं। जब आप याद कीजिए, या फिर आपने कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, वर्तमान में तो वो चीजें है ही नहीं, लुप्त तो हो चुकी है, क्योंकि घर में ही नल लग चुके हैं, पानी आ रहा है, कुएं आदि है ही नहीं, और कुएं है भी तो भी मोटर वगैरह लगाकर और उनसे पानी खींचा जाता है। परंतु प्राचीन काल में यदि आप किसी कहानी को देख रहे हैं, कहीं पे टीवी वगैरह पे देखा है, तो वो पानी खींचते हैं ना, तो एक चमड़े का बड़ा सा वो बना हुआ होता है पात्र, जिसे अपन वर्तमान में बाल्टी कहते हैं ना, तो उस बाल्टी के जैसे मतलब उसमें पानी भरा जाता है, खींचकर उसको ऊपर लाया जाता है पानी भर के, तो उस पात्र को अपन क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। उसके बाद अगला अंतिम शब्द है आपके समक्ष मोबी। ये आपका सुना हुआ शब्द है। अक्सर कोई माँ है वो अपने बड़े बेटे के लिए क्या कह देती है? मेरा मोबी बेटा। तो इसलिए ज्येष्ठ जो होता है, ज्येष्ठ यानी जो बड़ा होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? मोबी कहते हैं। तो ज्येष्ठ, ये है आपके समक्ष आज के 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। पहला एडहोक। एडहोक का मतलब तदर्थ होता है। उसके बाद एडहेसिव, आसंजक या चिपकाने वाला पदार्थ होता है। चड़स, कुएं में से पानी निकालते हैं तो वो पानी निकालने वाला पात्र कहलाता है। मोबी, ज्येष्ठ यानी बड़े को कहते हैं। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे अपनी मेन क्लास। मेन क्लास में क्या चल रहा था? क्रिया टॉपिक अपना चल रहा था, और क्रिया टॉपिक में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। और काल के आधार पर भी अपन कौन सा भेद पढ़ रहे थे? पहला ही भेद पढ़ रहे थे जिसमें अपन भूतकालिक क्रिया का अध्ययन कर रहे थे। और भूतकालिक क्रिया में भी अपनों ने पहला भेद तो पढ़ लिया था, कौन सा? सामान्य भूतकालिक क्रिया। और अब अपन यहाँ पर दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? मैंने आपको बताया था जब भेद लिखवाए थे उस समय ही कि आपको दूसरे के रूप में किसको लिखना है? आसन्न भूतकालिक क्रिया लिखना है। आसन्न भूतकालिक क्रिया। दूसरे भेद के रूप में अपन आसन्न भूतकालिक क्रिया को पढ़ेंगे। क्या होता है? आसन का शाब्दिक अर्थ होता है निकट, यानी अभी निकट ही भूत में क्रिया पूरी हुई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अभी क्रिया पूर्ण ही हुई है, परंतु पूर्ण हो चुकी, तो इसका मतलब गई तो भूतकाल में, वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में तो नहीं चल रही। तो इसलिए अपन उसको किस में ले जाएंगे? आसन्न भूतकालिक क्रिया में लेकर जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान की यदि बात करें तो पिछली क्लास में अपनों ने देखा था सामान्य भूतकालिक क्रिया। मैंने कहा था ना कि इनको दोनों को पास पास लिखना, क्योंकि दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, तो इस वजह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पिछले वाली क्लास में अपनों ने देखा था आ, ए, ई, या, ये और ये पहचान सामान्य भूतकालिक क्रिया की थी, ये अपन देख चुके हैं। यदि इसके आगे है लगा दे, इन सभी के आगे ए है हो जाता है, ठीक है, या है हो जाता है, ये है हो जाता है, ये है हो जाता है। इस प्रकार से यदि पहचान आपको कहीं पर मिले तो वह क्रिया किस में जाएगी? आसन्न भूतकालिक क्रिया में जाएगी। जैसे मान लो पिछली क्लास में अपनों ने एक वाक्य देखा था, सुरेश घर गया, तो उसी को यदि देखें तो सुरेश घर गया है। अब या है,
यह है हमारी पहचान है, हमारी शर्त है, तो ये किस में जाएगा? आसन में। और मैंने आपको कहा कि सुरेश घर गया है, इसका मतलब वो अभी अभी गया है, तो इसलिए आसन यानी निकटता प्रकट होने के कारण, अभी अभी क्रिया संपन्न होने के कारण भी इसको कौन सी क्रिया में माना जाएगा? आसन भूतकालिक क्रिया में माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य और है आपके सामने कि हम या माधव लिखो, माधव ने पुस्तक पढ़ ली है। माधव ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी ई है आ रहा है, तो ई है भी हमारी शर्त में है, इस कारण ये कौन सी क्रिया में जाएगा? आसन भूतकालिक की क्रिया में ये वाक्य भी चला जाएगा। उसी प्रकार से राधा ने उन्हें चाय पिलाई है, तो ई है हमारी पहचान में है, तो इसलिए यहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? कौन सी क्रिया का वाक्य माना जाएगा? तो आसन भूतकालिक क्रिया का। वे गए हैं, अब ये हैं, ये भी हमारी शर्त में है, तो इसलिए यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य और देखें तो मां खेत गई है, अब ये है, तो ये है भी हमारी शर्त में है, और कौन सी क्रिया का वाक्य माना जाएगा? आसन भूतकालिक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। अब यहां पर अपने को सिर्फ इतना सा समझना है कि सामान्य और आसन बिल्कुल दोनों पास पास की क्रियाएं हैं। अब सामान्य में जहां पर पहचान थी उनके आगे अपनों ने सिर्फ और सिर्फ है लगाया है, और कौन सी क्रिया बन गई? आसन क्रिया। आसान है ना, मैंने कहा था ना मुश्किल नहीं है। आप यूं समझ लेते हैं कि 6 भेद, एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन 6 भेद नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान भेद है। और सामान्यतः यदि एक भी प्रश्न आ जाए तो ये कोई ज्यादा नहीं है, जो भी भेद है अपन, यदि अभी तो अपने पास टाइम है अपन पढ़ लेंगे, एक भी प्रश्न आ जाए तो वो भी अपना छूटे क्यों, अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से सामान्यतः ऐसे करना चाहिए कि जो भी सिलेबस है उसको पूरा पढ़ लो, कुछ छोड़ो ही मत। प्रश्न आएगा कहां से, देने वाला देगा कहां से? बाहर तो जा नहीं सकता टॉपिक से, तो टॉपिक को अपन पूरा तरीके से पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो प्रश्न उसी में से ही आने वाला है, अपना सिलेक्शन रोकेगा कौन? तो उसी प्रकार से अपन तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे भेद के रूप में मैंने आपको कौन सा बताया था? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पूर्ण भूतकालिक क्रिया, ये यहां पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया का को अपन पढ़ेंगे। तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है? पूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये सामान्यतः सही रूप में या वास्तव में यही भूतकालिक क्रिया की पहचान होती है। और भूतकालिक क्रिया की पहचान अपन किस से मानते हैं? था, थे, थी से ही मानते हैं। यहां पर अगर था, ते, थे, ती, थी भी आ जाए तो भी यहां पर कौन सी क्रिया ही मानी जाएगी? भूतकाल की क्रिया ही मानी जाएगी। था, ते, थे या फिर ती, थी। अगर ये पहचान भी आ जाए, यानी था, थे, थी, जहां पर भी आ गया वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसके बाद देखते हैं अपन इसके उदाहरण। तो देखिए, यदि यूं आ जाए कि राधा घर जा चुकी थी, तो चुकी थी आ रहा है। अब चुकी थी अपनी पहचान में है, तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए अगला वाक्य है कि वे गांव
जा चुके थे। तो वे गांव जा चुके थे भी अपनी शर्त में है, तो इसलिए कौन सी क्रिया? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। उसी प्रकार से एक वाक्य कि प्रमोद पढ़ता था। अब था पढ़ता था, तो इसलिए था आ गया, तो यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए एक वाक्य है कि वे मैच देख चुके थे। तो यहां पर भी चुके थे आ रहा है, और चुके थे हमारी पहचान में है, तो इसलिए यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लेते हैं कि राधा बहुत अच्छा नाचती थी। तो थी आ गया, यानी नाचती थी। पहले नाचती थी, अब नहीं, तो भूतकाल में जाएगा। और चूंकि था थे थी से संबंधित कुछ भी आ रहा है, तो वो भी किस में जाएगा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया मानी जाएगी वो पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। तो इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन भूतकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं, और भूतकालिक क्रिया में अपन 3 भेद यहाँ पर पूरे कर चुके हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन्न भूतकालिक क्रिया, और उसके बाद तीसरा भेद कौन सा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। अब जब पूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी तो उसके तुरंत बाद अपन इसका जो चौथा भेद है वो कर लेंगे। कौन सा? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। अब जो अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे। अब रहे थे मतलब रहा था यानी काम जारी था, परंतु कब था? प्राचीन काल में, यानी बीते हुए कल में। तो इसलिए यहां पर जारी भी था, तो इसलिए क्रिया पूरी नहीं हुई थी। अपूर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा नहीं होना। अब पूरा नहीं होना जब अपूर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है, तो भूतकाल में जो क्रिया हो रही थी वो पूरी नहीं हुई थी, वो जारी थी। तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक। और आपको एक बात और बता देती हूँ, अपूर्ण वर्तमान कालिक भी होती है। और यहाँ पर यूं आ जाए ना कि रहा है, रही है, रहे है, तो रहा है, रही है, रहे है वर्तमान में चला जाता है, और चूंकि यहाँ पर था थे थी आ गया, तो इसलिए ये भूतकाल में चली जाएगी। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। मान लीजिए आपके समक्ष एक उदाहरण है कि पिताजी खाना खा रहे थे। ठीक है, आप किसी के घर गए, तो आप कहीं भी जाते हैं तो सामान्यतः यूं पूछ लेते हैं कि कैसे हो। और सामान्यतः ये भी प्रचलन में है कि हम जिसके घर जाते हैं तो वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो वो चाय पी रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ चाय पी लो। तो इस प्रकार से ये प्रचलन में है, सामान्यतः सामाजिक नियम ये कहता है। और जो नहीं पूछता उसके लिए यूं भी कह दिया जाता है कि खाना खा रहा था, पूछा भी नहीं। हालांकि खाता कोई भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है। तो उसी प्रकार से यदि आप किसी के घर गए हो तो वहां पर कोई भी जेंट्स है तो उसने आपसे पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या कर रहे थे, तो आपने यूं कहा कि पिताजी खाना खा रहे थे, यानी जब मैं आया था तब खाना खा रहे थे। इसका मतलब वो पहले की बात है, अब नहीं। अब अगर होगा तो आप यूं बोलोगे कि पिताजी खाना खा रहे हैं। आपने यूं कहा कि जब मैं आया था तब पिताजी खाना खा रहे थे, अर्थात भूतकाल की है तो भूतकाल में जाएगी। और चूंकि रहे थे यानी खाना खत्म नहीं किया था, जारी था, इसलिए वो किस में चली जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया में चली जाएगी। उसी प्रकार से एक और वाक्य देखें तो नीता पढ़ रही थी। अब नीता क्या कर रही थी? पढ़ रही थी।
आपको किसी ने पूछा नीता क्या कर रही है, तो आपने कहा कि उस समय तो पढ़ रही थी। अगर वर्तमान का बताएंगे तो आप यूं कहेंगे कि पढ़ रही है। उसी प्रकार से शेर जंगल की तरफ जा रहा था। तो जा रहा था पहले देखा था, अब का पता नहीं है। तो प्राचीन काल में यानी पहले हो चुका, पहले का काम है, तो इसलिए था थी प्रयोग में हुआ है तो भूतकाल में जाएगा। और चूंकि जा रहा था, शेर जंगल की तरफ, जंगल में पहुंचा नहीं था, काम में अधूरा था, तो इसलिए कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से रघु बर्तन साफ कर रहा था, और रहा था आने के कारण ये भी कौन से में जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया में जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लीजिए, बालक खेल रहा था। अब बालक खेल रहा था, तो इसलिए ये भी किस में जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया में जाएगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले भेद की तरफ। तो यहाँ पर अपना चौथा भेद भी क्लियर हो गया, और चौथे भेद की बहुत ही सुंदर पहचान है। और यदि वास्तव में देखा जाए तो यही भूतकालिक क्रिया मानी जाती है, क्योंकि अपन सामान्यतः था थे थी से ही संबंधित भूतकाल को मानते हैं। एक बार एक शेर था, वो जंगल में रहता था, तो इस प्रकार से अपन था थे थी किसमें मानते हैं? भूतकाल में मानते हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? भूतकालिक। अब यहाँ पर कितने भेद हो चुके? 4 भेद हो गए, सामान्य और आसन हो गए, पूर्ण और अपूर्ण हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं 5वें भेद की तरफ। 5वां भेद कौन सा है? संदिग्ध। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। अब यहाँ पर भेद है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब है कि संदिग्धता बनी हुई है, निश्चितता वहां पर नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब यहां पर पहचान क्या होगी? तब यहां पर पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आ होगा, ए होगी, होंगे, या ई होगी, इस प्रकार से भी इसकी पहचाने बन सकती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि होगा, होगी, होंगे, ये किसकी पहचान है? संदिग्धता की। संदिग्धता की पहचान क्या है? होगा मतलब वो खाना खा रहा होगा पर पता नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो इसलिए वहां पर संदिग्धता। और चूंकि चुकी, चुका, चुकी लगा हुआ है, तो इसलिए वो किस में चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। देखते हैं इससे संबंधित कुछ वाक्य। तो एक वाक्य आपके समक्ष है कि बसंती के संबंध में जो चीज प्रसिद्ध है उसी को ले लेते हैं। बसंती नाच रही, नहीं, चुका है तो नाच चुकी होगी। और यदि हम यूं कहेंगे कि नाच रही होगी, तो भी मैंने आपको बताया है कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे भी यहां पर कौन सा माना जाता है? ये संदिग्धता ही मानी जाती है। उसी प्रकार से यदि एक वाक्य और देखें तो मां खाना बना चुकी होगी, तो यहां पर भी चुकी होगी, चूंकि अपनी पहचान में है, तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसके बाद अपन एक वाक्य और देखते हैं कि बालिका सो चुकी होगी। अब इसमें बालिका नया आकर बच्ची भी आ सकता है कि बच्ची सो चुकी होगी। अब सो चुकी होगी तो इसलिए वो भी किस में जाएगी? संदिग्धता में भी जाएगी। उसी प्रकार से एक और देखें तो रमेश बाजार जा चुका होगा,
तो रमेश बाजार जा चुका होगा। अब चुका होगा भी हमारी पहचान में है, तो इसलिए ये भी किस में जाएगा, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया में जाएगा। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लें, पिताजी बात कर चुके होंगे। तो यहां पर देखिए पिताजी बात कर चुके होंगे, यानी कर चुके मतलब बात खत्म होगी, तो कहां पे चलेगी, भूत में चलेगी। और होंगे का मतलब अनिश्चितता, संदिग्धता बनी हुई है, तो इसलिए चूंकि संदिग्धता भी है और भूत भी है, तो इसलिए कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। और उम्मीद करती हूँ ये भेद भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर ये जो भूतकालिक क्रिया है वो बहुत ही रुचिकर हो रही है। पांचों के पांचों भेद पढ़े, कहीं भी कोई समस्या आए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि कहीं भी चिंता करने वाली या डरने वाली कोई बात नहीं है। सबके सब भेद एक से एक आसान है, सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है, बस पहचान को ध्यान में रख लो, आपको सभी के सभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब अपन बढ़ते हैं छठे भेद या अंतिम भेद की तरफ। और अंतिम भेद वो तो बिल्कुल ही अलग है, देखते ही पता चल जाएगा। और याद रखिए सामान्यतः आते भी इसी में से शब्द है, वाक्य पूछ लिए जाते हैं। कौन सा था, हेतु मद भूतकालिक क्रिया। अब यहां पर ये क्रिया का भेद अपन पढ़ रहे थे। देखिए ये क्या होता है, हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारण। कारण अर्थात यदि किसी वाक्य में अगर तो आ जाए या यदि तो आ जाए, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है, हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि अगर तो और यदि तो वाक्य में अपन जब प्रयोग करते हैं तो हम कोई न कोई शर्त या कारण देते हैं वहां पर, और कोई न कोई शर्त या कारण आने के कारण वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है, हेतु मद भूत क्रिया मानी जाती है। तो हेतु का शाब्दिक अर्थ कारण, और जहां पर कारण के साथ कोई बात कही जाए और वो बात भी कब की हो, भूतकाल की हो, तो वहां पर हेतु मद भूत माना जाएगा। और इसकी पहचान कौन सी होती है, बिल्कुल सिंपल, ये इसकी पहचान होती है। आप सीधा देखेंगे जिस वाक्य में अगर तो यदि तो लगे हुए हों तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, वहां पर हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब आपके समक्ष एक सवाल, सभी के सभी इस भेद से संबंधित चार वाक्य खुद से बनाएंगे, और चारों के चारों वाक्य कल की क्लास में आप देखेंगे कि आपके वाक्य सही थे या गलत थे, क्योंकि कल अपन इससे संबंधित विभिन्न उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।